नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। दिल्ली में जारी एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान आज भी तमाम सेशंस हुए और दुनिया की बेहतरी में तकनीक के सुरक्षित इस्तेमाल पर मंथन हुआ। अब तक की समिट में क्या रहा खास, इसको लेकर तमाम जानकारियां भी सामने आई हैं। इस खबर पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात कांग्रेस के भारत मंडपम में प्रदर्शन पर बीजेपी के पलटवार की। दिखाएंगे खबर पीएम मोदी ने आज किन वैश्विक नेताओं से की द्विपक्षीय मुलाकातें। होगी बात भारत के पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल होने की, जिसके बाद टेक सप्लाई चेन को मिलेगी बड़ी मजबूती। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स के सीईओ के साथ किया गोलमेज सम्मेलन। हैदराबाद हाउस में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ की द्विपक्षीय बैठकें। वैश्विक हितों से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। एआई सम्मेलन में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 45 देशों के राजनीतिक और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में $250 बिलियन और $25 बिलियन वेंचर कैपिटल का निवेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सम्मेलन को बताया सफल। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक तकनीकी साझेदारी की नई दिशा। भारत ने अमेरिका के साथ पैक्स सिलिका समझौते पर किया हस्ताक्षर। इस पहल का मकसद है सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को सुरक्षित और लोकतांत्रिक बनाना। राहुल गांधी के इशारों पर देश की छवि धूमिल करने का बीजेपी का आरोप। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे पर भड़की भाजपा। कांग्रेस को बताया टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। कहा देश से माफी मांगे कांग्रेस। असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने घुसपैठियों के लिए खोल दिए थे बॉर्डर, अब एक एक को भेजेंगे वापस। सीमा से घुसपैठिए ना घुसे, ये भाजपा का संकल्प। सोलह फरवरी से शुरू हुई एआई इम्पैक्ट समिट में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। तो इस समिट के दौरान अभी तक सैकड़ों बिलियन डॉलर के निवेश का ऐलान भी सामने आया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस समिट के माध्यम से भारत ने जिस तरह से अपनी तकनीक और नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित किया है, उसके बाद दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ गया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अभी तक 70 देशों ने समिट के आउटकम पर सहमति जता दी है, तो ये संख्या अभी और बढ़ने की पूरी संभावना है। सरकार ने कहा कि जल्द ही एआई मिशन 2.0 पर काम शुरू होने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी के साथ दुनिया में बदलाव ला रहा है, जिसका हिस्सा अब भारत भी बन चुका है। इसी तकनीक के भविष्य को दिशा देने के लिए भारत ने तैयार किया एआई पर दुनिया का सबसे बड़ा मंच। 16 फरवरी से भारत की अगुवाई में शुरू हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर के करीब 120 देशों के दिग्गज पहुंचे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ साथ ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा समेत दुनिया भर से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में शामिल हुए। सरकार ने कहा है कि समिट पूरी तरीके से सफल रही है। This AI Impact Summit has been a grand success on many fronts. The quality of participation, the quality of dialogue was phenomenal. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of Manav AI, which is AI of the humans, by the humans, for the humans. I think that was very well accepted. Practically every ministerial which we had, the bilateral which I and my colleague Shri Jitin ji had, everywhere practically every minister resonated with this. सरकार के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया और सम्मेलन में बातचीत का स्तर बहुत ही उम्दा रहा। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानव एआई का विजन दिया, जिसे सभी लोगों ने सराहा है। तमाम देशों ने दुनिया में एक जिम्मेदार और समावेशी एआई सम्मेलन के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की। सरकार के मुताबिक 70 देशों ने भारत के एआई समिट आउटकम का समर्थन किया है और उम्मीद है कि कल तक 80 देश इसका समर्थन कर देंगे। पिछले सम्मेलन में ये आंकड़ा 60 देशों का था।
सम्मेलन के दौरान एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर $250 बिलियन के निवेश और $25 बिलियन वेंचर कैपिटल निवेश का ऐलान हुआ। So it's already crossed $250 billion for the infra-related investments and about $20 billion for the VC deep tech investments which have been committed by investors. This is a very important sign for us. The numbers are important, but what is important is the world has confidence on India's role in the new AI age. सरकार का कहना है कि भारत का फोकस अपना सॉवरेन एआई मॉडल विकसित करना है। सरकार ने सम्मेलन के साथ ही भविष्य के रोड मैप का ऐलान करते हुए कहा, 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी की शुरुआत होगी, तो साथ ही 28 फरवरी को माइक्रोन फैसिलिटी से उत्पादन की शुरुआत की घोषणा होगी। इस सम्मेलन की खास बात ये रही कि यहाँ केवल जोखिमों की बात नहीं हुई, बल्कि इसने दिखाया कि एआई कैसे दुनिया भर में बदलाव ला सकता है। अब तक के 4 वैश्विक सम्मेलनों में ये सबसे बड़ा था। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में सिर्फ तकनीक विकास की बात नहीं हुई, इसमें भाग लेने वालों ने एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को प्रोत्साहित किया। सम्मेलन के जरिए भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता के साथ ही नेतृत्व क्षमता पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सेमीकंडक्टर और चिप में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स पर अभी तक चीन का एकाधिकार होने के चलते बीते कुछ समय में पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में बाधा देखने को मिली है। इस स्थिति के बाद अमेरिका ने मित्र देशों के साथ मिलकर रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन श्रृंखला को निर्बाध बनाने के लिए पैक्स सिलिका गठबंधन की पहल की है। आज भारत भी इस पहल में औपचारिक रूप से इसका हिस्सा बन गया है और दुनिया की इस बड़ी मुहिम में एक साथ खड़ा हो गया है। दिल्ली में आज इस संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो अमेरिका ने भारत को इस मुहिम का विशेष रणनीतिक साझेदार बताया है। दिल्ली में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान एक और बड़ा कदम देखने को मिला जब भारत पैक्स सिलिका पहल में शामिल हो गया। भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर आज दिल्ली में हस्ताक्षर हुए। पैक्स सिलिका अमेरिका की अगुवाई वाली बहुपक्षीय पहल है जिसका उद्देश्य सुरक्षित तरीके से एआई तकनीक विकसित करना और महत्वपूर्ण संसाधनों की सप्लाई चेन को भरोसेमंद बनाना है। पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद भारत को हाई क्वालिटी चिप बनाने में और मदद मिलेगी। सप्लाई चेन में विविधता आएगी और टेक्नोलॉजी मानक तय करने में भारत की भूमिका बढ़ेगी। साथ ही सहयोग देशों के साथ सेमीकंडक्टर, एआई और रक्षा क्षेत्र सहयोग भी बढ़ेगा। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, यूएस के आर्थिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग, भारत में यूएस के राजदूत सर्जियो गोर मौजूद रहे। सरकार का कहना है कि भारत अब सहयोगी देशों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का हिस्सा बन गया है। ये साझेदारी रिसर्च, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और निवेश के नए अवसर खोलेगी। खासतौर पर सेमीकंडक्टर और एआई के क्षेत्र में भारत की भूमिका और मजबूत होने की उम्मीद है। इसके तहत भारत और अमेरिका के बीच कई मामलों में फायदा होगा। नवाचार समर्थक नियमन को बढ़ावा, प्रो ग्रोथ और प्रो इनोवेशन वातावरण तैयार करना, भविष्य की सप्लाई चेन को सशक्त बनाने के लिए सहयोग, R&D परियोजनाओं की शुरुआत, ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार पर जोर, क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन और आपूर्ति में सहयोग, कुशल मानव संसाधन को विकसित करना, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत बनाना, मुक्त उद्यम को बढ़ावा, समृद्धि और संतुलित विकास सुनिश्चित करना। सरकार का कहना है कि भारत अब सहयोगी देशों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का हिस्सा बन गया है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू चेन का हिस्सा बना है, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा। जिस तरह से ऑलरेडी 10 प्लांट भारत में स्थापित होने की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। उस कड़ी में भारत में सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन, चिप डिज़ाइन, आज सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में डिज़ाइन हो रही है। कंप्लीट इकोसिस्टम भारत में आ रहा है। इस मौके पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत की एंट्री सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि ये रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो वहीं इस उपलब्धि पर गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि अमेरिका और भारत की साझेदारी बहुत अहम है और गूगल इस साझेदारी को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाकर गर्व महसूस करता है।
India's entry into Pax Silica भारत की isn't just तकनीकी क्षमता symbolic, और it's रणनीतिक strategic, महत्व को उजागर it's करते हुए essential. यह साझेदारी India is सिर्फ a nation प्रतीकात्मक with नहीं deep talent, बल्कि आवश्यक है। deep enough भारत to की rival इंजीनियरिंग क्षमता challengers. और क्रिटिकल India's मिनरल engineering प्रोसेसिंग में depth प्रगति offers इसे एक critical महत्वपूर्ण साझेदार capabilities बनाती for है। this vital यूएस coalition. इंडिया टेक सहयोग नीतियां In addition एआई to नवाचार talent, को बढ़ावा India has देंगी made important और विश्वसनीय strides एआई towards तकनीक critical साझा mineral करने का processing अवसर प्रदान capacity. करेंगी। And that's something that we're fully engaged on also. The US-India partnership has a critical role to play. यूएस इंडिया पार्टनरशिप में गूगल की भूमिका महत्वपूर्ण है। गूगल पे जैसे भारत में शुरू हुए नवाचार दुनिया भर में लोगों के लिए उत्पादों को बेहतर बना रहे हैं। भारत एआई में एक असाधारण पथ पर है। Countries working seamlessly together. महत्वपूर्ण संसाधनों की सप्लाई चेन में बहुत दिक्कतें देखने को मिली है, जिसके बाद अमेरिका ने प्रमुख चिप, सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए मित्र देशों के साथ इस पहल की शुरुआत की है। इसके माध्यम से सुरक्षित तरीके से एआई तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी। इस मुहिम से सहयोगी देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी और सहयोग के नए आयाम स्थापित होंगे। पैक्स सिलिका में अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है और भारत भी इसमें शामिल हो गया है। भारत जिस तरह से सेमीकंडक्टर और एआई के क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है, उसको जमीन पर उतारने के लिए पैक्स सिलिका का सहयोग भारत की तरक्की को बहुत गति प्रदान करेगा। पैक्स डील समझौता सिर्फ तकनीकी डील नहीं है और न ही भारत की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने मात्र के लिए यह डील किया गया है। दरअसल यह भारत की बढ़ती जरूरतों और भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरा पर्सन मोहंती के साथ भारत मंडपम से मैं अखिलेश सुमन, डीडी न्यूज़ के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स के सीईओ के साथ गोलमेज सम्मेलन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रभावशाली सॉल्यूशंस विकसित करने वाले नवोन्वेषों की सराहना की और भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान विकसित करने की अपील की। उन्होंने विभिन्न देशों के साथ राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की, जिसमें आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई व डीप टेक स्टार्टअप के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक में कृषि, पर्यावरण संरक्षण और मातृभाषा में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री के साथ आयोजित गोलमेज बैठक में 16 एआई और डीप टेक स्टार्टअप के सीईओ और संस्थापकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस दौरान पीएम मोदी ने मजबूत डेटा गवर्नेंस की आवश्यकता पर जोर दिया, दुष्प्रचार के प्रति सावधान रहने को कहा और भारत की जरूरतों के अनुरूप समाधान विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने यूपीआई को सरल और व्यापक डिजिटल नवाचार का उदाहरण बताते हुए भारतीय कंपनियों पर विश्वास जताया और घरेलू उत्पादों पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने की बात भी कही और भारतीय स्टार्टअप में निवेशकों की मजबूत रुचि का उल्लेख किया। उन्होंने फसल उत्पादकता और उर्वरक उपयोग की निगरानी के जरिए मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा करने की संभावनाओं पर विचार साझा किए। पीएम से मुलाकात करने वाले प्रतिभागियों ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की सराहना की और इसे एआई पर वैश्विक विमर्श में भारत की बढ़ती भूमिका का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिक्टेनस्टीन के राजकुमार एलोइस के साथ द्विपक्षीय बैठक की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश और एआई, नवाचार के साथ कौशल विकास सहित उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत और लिक्टेनस्टीन के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ भी बैठक की। उन्होंने आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार व निवेश, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, संस्कृति और जन संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के साथ भी बैठक की। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने ऊर्जा, कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, संस्कृति, समुद्री अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने हाल के दिनों में भारत श्रीलंका संबंधों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत मॉरिशस उन्नत रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत हुई प्रगति सहित भारत मॉरिशस द्विपक्षीय साझेदारी के प्रमुख विषयों की समीक्षा की।
प्रधानमंत्री ने महासागर परिकल्पना और पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत मॉरिशस की विकास प्राथमिकताओं के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुधारों, विशेष रूप से विकासशील देशों को अधिक सशक्त बनाने पर अपने विचार साझा किए गए। दोनों नेताओं ने एआई को सर्वव्यापी बनाने और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की रचनात्मक भूमिका पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने एक बेहतर धरती के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के उद्देश्य से किए जा रहे किसी भी प्रयास के लिए भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और क्वालकॉम कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस्टियानो एमोन से भी मुलाकात की। इस दौरान एआई के क्षेत्र में भारत की उभरती ताकत और टेक क्षेत्र में हो रही प्रगति पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये मुलाकात नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में आज हुई है। Energy here, the excitement of builders with AI in India for the entire stack is amazing to see. One of the highlights was I got to speak at IIT Delhi today, and the energy from the students, the deep understanding of what they can now build and what they can now accomplish, and their ambition and creativity is incredible. Leaders throughout India and around the world really see what's happening here. This is already our second largest market, and it's growing incredibly fast. So I think there's something very special, and it was great to see PM Modi's leadership around bringing this to the next level. I love the Prime Minister's vision. I think his enthusiasm for what this can be, the need to democratize this technology, which is something very near to our hearts, and his balancing that with making sure that everyone in society benefits and we get to mitigate the risks was outstanding. तो वहीं क्वालकॉम कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस्टियानो एमोन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये मुलाकात हैदराबाद हाउस में हुई है। क्रिस्टियानो एमोन ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत और क्वालकॉम की एआई को लोकतांत्रिक बनाने के प्रति सोच एक समान है। I'm very encouraged. I'm very energized. I believe there's an incredible opportunity for India with AI. And one of the things I like a lot about this, being a semiconductor company, I like the AI opportunity, the electronics manufacturing opportunity that's happening in India, the semiconductor supply chain. When I put all of this together, I see that this is going to be a great opportunity of growth, of development, especially with a lot of new technologies that AI is changing from mobile to automotive, to the personal computing, industrial, robotics, all the way to the data center. I really like the vision. A company that has, like Qualcomm, being enabling devices that people use every day. I think the vision of democratizing AI, the vision of AI for everyone, I think fits perfectly to what we're doing, and I think it's about transforming all of those devices with AI. तो एआई समिट के आउटकम में क्या बड़ी बातें निकल के आई, इस पे हम आगे विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बात होगी इंडिया एआई समिट, भारत की बड़ी सफलता। इस खबर पे विस्तार से चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच, पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1,
किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। राम राम कुशवंत जी। कुशवंत जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम। पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर और इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष डिजिटल युग की नई उड़ान, एआई बना विकास की पहचान। और इस खबर पे बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर मौसम है जो कि फाउंडिंग हेड है यार्डली स्कूल ऑफ एआई आईआईटी दिल्ली के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर मनोज एस गौर जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं आईआईटी जम्मू के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। प्रोफेसर मौसम, शुरुआत आपसे, क्योंकि एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम प्रकार से इसको सफल बताया गया। इन तमाम तकनीकी बातों को ज़मीन पे उतरते हुए देखने के लिहाज से अगर समझा जाए तो ये कैसे फ़ायदेमंद अभी तक साबित हुई और यहाँ से क्या एक बड़ी तस्वीर हमको आगे के लिए दिखाई पड़ रही है? अरिंद जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। सबसे पहले मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज 5 दिन का ये बड़ा एक जलसा, एक महोत्सव जो है समाप्त हो रहा है। और आज भारत ने ये दिखाया है कि उसका एआई के क्षेत्र में एक नेतृत्व है, पूरी दुनिया में एक नेतृत्व है। और पूरी दुनिया में तो है और ग्लोबल साउथ के तो डेफिनेटली लीडरशिप है ही है, क्योंकि आज तक ये जो समिट्स हुई हैं, पहले इंग्लैंड में हुई, फ्रांस में हुई, कोरिया में हुई, छोटी रही ये समिट। ये पहला साल है जब ये समिट इस स्तर पर हुई है। 2.5 लाख लोग एक एक दिन में आ रहे हैं और इतने सारे देश इकट्ठे हुए हैं। और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि जो लोग हैं, जो जन सामान्य है, उसको वो देखने का मौका मिला है। आज तक जितनी समिट हुई उसमें कुछ ही लोग जाते थे, 250, 300, 500 हज़ार लोग। अभी आप देखिए किस स्केल पे, किस स्तर पे हमने ये किया है। ये इसकी वजह से एक डेफिनेटली ये बात निकल के आई है कि भारत एक नेतृत्व की रफ्तार ले रहा है। अच्छा, इसके साथ जो हुआ, इतने सारे इवेंट्स चल रहे थे एक साथ, मतलब 700 हज़ार लोगों ने तो बोला है इस इवेंट में। मैं खुद अभी एक लॉ एंड ऑर्डर के इवेंट में था कि एआई को कैसे यूज़ करना चाहिए, उसमें 1-2 घंटे पहले। इतने सारे इवेंट्स की वजह से एक जागरूकता आई। वो जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो नॉर्मल इंसान है वो डरता है कई बार एआई से कि अरे मेरे नौकरी का क्या होगा, एआई से हमें क्या नुकसान होगा। तो बहुत पॉजिटिव डिस्कशन हुआ, बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन हुए, जिससे लोगों को ये समझ में भी शायद आया होगा कि हाँ, कुछ कुछ डरने की बात है। ऐसा नहीं है कि भय बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसे मोदी साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भय अपनी जगह है थोड़ा, लेकिन भविष्य और भाग्य भी इससे बनेगा। और ये चीज़ जो है होपफुली दुनिया तक पहुँचेगी और उससे उनको थोड़ी एक शांति मिलेगी कि हाँ, हमें इसमें मिलके चलना है। बिल्कुल। फिर जो तीसरी चीज़ हुई जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें हमने ये दिखाया कि एआई जो है भारत में बन रहा है। अभी तक ये माना जाता था कि ये जो बड़े बड़े मॉडल हैं, जिसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं या विशालकाय भाषा यंत्र बोल लीजिए आप, तो ये जो मॉडल्स हैं ये सिर्फ पश्चिमी देश बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते।
लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने करके दिखाया, सर्वम ने, भारत जेन एक और है ग्रुप, इन लोगों ने दिखाया कि हम बड़े मॉडल बना सकते हैं। हमारे पास अब इतना कंप्यूट है, हमारे पास इतने कंप्यूटर हैं कि हम इतने बड़े मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, हमारे पास इतना डेटा है, अब हम 22 भाषाओं में वो मॉडल ट्रेन कर पाए हैं। बिल्कुल, वो क्षमताएं हमने दिखाई हैं, मतलब पहली बार हमने वो दिखाई हैं, हमने सिर्फ बोला नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि भारत ने एक अपनी बहुत जगह अपनी बनाई है इस समिट से, और होपफुली आगे बिल्कुल आगे बढ़ते। प्रोफेसर मनोज जी, किस तरह से आप देखते हैं कि भारत ने अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी जो कैपेसिटीज़ हैं और लीडरशिप है, इस एआई के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के मोर्चे पे, इस मंच पे, इस समिट के माध्यम से कैसे यहाँ से भारत अब आगे का रास्ता तय करता नजर आ रहा है? क्योंकि आज सीधे तौर पे ये बात की गई सरकार की ओर से कि दुनिया का भारत की तकनीकी क्षमताओं और नेतृत्व क्षमता पे भरोसा बढ़ा है। कैसे आप देखते हैं इसको? नमस्कार अयंत जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। जैसे प्रोफेसर मौसम ने बोला कि एआई इम्पैक्ट समिट अब की बार एक डिफरेंट लेवल पे चली गई। इनफैक्ट आज तक ना देखा ना सुना। मैंने भी इसमें 2 पैनल डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का था, जहाँ पे एआई के नए इनिशिएटिव जो इंस्टीट्यूट लेवल पे, कोहोर्ट लेवल पे किए जा रहे हैं, उसमें कैसे लीडरशिप तैयार हो रही है, जहां टैलेंट को नर्चर किया जा रहा है और नेक्स्ट लेवल जनरेशन और हमारे खुद के फाउंडेशनल मॉडल कैसे डेवलप होंगे आने वाले समय में, जो शायद अभी आम जनता को पता भी नहीं था, वो निकल के आया है। हम बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं एंड वी आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट नाउ कि थिंग्स विल हैपन फॉर पब्लिक गुड। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि वी आर लुकिंग फॉर डेमोक्रेटाइजिंग AI नाउ फॉर impactful and public good, what we have shown earlier in digital public infrastructure, typically UPI and आधार में जो कोई नहीं कर पाया। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी इसका उदाहरण दिया था एक स्टोरी के माध्यम से कि 10 साल पहले हमने बोला था और अब करके दिखाया। जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, दूसरे देश हैं, वो शायद सोच भी नहीं सकते इस स्केल पे हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि इस तरह का ही हम इसको रेप्लिकेट करेंगे नेक्स्ट AI में, जहाँ डेमोक्रेटाइज होगा, जहाँ पब्लिक गुड के लिए यूज़ किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे प्रोफेसर मौसम ने मेंशन किया कि सेंट्रलाइज वेस्टर्न मॉडल का हम डेटा पॉइंट नहीं बनेंगे, हम रॉ मटेरियल नहीं बनेंगे। वी विल क्रिएट आवर ओन data sets which will be used to train our own models, and आने वाले समय में will take the leadership position for impactful use of for public good। बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि आम लोगों की भलाई, या कहा जाए विश्व की बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल होगा। प्रोफेसर मौसम, यही एक बड़ी चुनौती है कि अभी तक हम वेस्ट के मॉडल जो रहे हैं उनको अपने डेटा के साथ यूज़ करके हम अपने देश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अब हम अपने खुद के सॉवरेन मॉडल्स के साथ में, अपने डेटा के साथ में आगे बढ़ने पे तेज़ी से बढ़ रहा है। ये जो हम उम्मीद करके चल रहे हैं, ये किस गति से अब मिशन आगे बढ़ेगा? और जो आम लोग हैं, अब सबके मन में AI को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता दिखाई पड़ रही है, तो उनकी ज़िंदगी में अब तेज़ी से क्या और बड़े बदलाव आने वाले हैं इस पूरी मुहिम के तेज़ी से ज़मीन पर उतरने के बाद? यही सवाल आरिंदर जी आपने मुझसे 2 साल पहले पूछा होता तो मैं कहता कि हम अभी बहुत पीछे हैं। हम पीछे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम पीछे नहीं हैं, लेकिन अब हम बहुत पीछे नहीं हैं। और ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि 105 बिलियन पैरामीटर का, यानी कि 105 अरब पैरामीटर का मॉडल हमारे देश ने अपने कंप्यूटर पे, अपने डेटा में बना के दिखाया है। ये उपलब्धि पहले मैं सोच ही नहीं सकता था कि हमारे देश में हो पाएगी, और उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। जैसे 38,000 GPU हमने इकट्ठे किए हैं, ख़रीदे हैं और उनको रेडी किया है जिन पे ट्रेनिंग हो सके। हमने सर्वम को और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट ने बहुत मदद की है, पैसे से भी मदद की है, जिससे कि वो इस तरह की ट्रेनिंग के लिए कंप्यूटर ले सकें। तो मतलब ये सब चीज़ें हम कह बहुत सालों से रहे थे। 2018 के नीति आयोग के डॉक्यूमेंट से हम कह रहे हैं कि हमें करना है, लेकिन हम अब कर पाए हैं, और अब हम कर पाए हैं, इसकी हमें बहुत प्राइड और गर्व होना चाहिए कि अब हम कर पाए। एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि मैं वहाँ गया एक्सपो में, वहाँ पे हर छोटे छोटे एक हॉल में छोटे छोटे हर स्टार्टअप का एक
वो था इतने स्टार्टअप इतने अलग अलग चीज़ों पे, कोई एजुकेशन पे स्टार्टअप, कोई हेल्थ केयर पे स्टार्टअप, कोई इस चीज़ पे, कोई उस चीज़ पे, मतलब इतना देश में एआई का जो है वो है कि हर जगह लोग करना चाहते हैं इस पे काम। तो मुझे लगता है कि गति तो बहुत अच्छी ही होने वाली है। रही बात साथ में मिलके चलने की, तो अगेन ये एक वो वाली बात है कि हम लोग ये कर पाए कि इतने सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपस में एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हैं, जो एक दूसरे से हाथ भी मिलाने को तैयार नहीं है कभी कभी, उन सब ने साइन किया कि हम एआई को इंक्लूसिव बनाएंगे और शेयर्ड बनाएंगे, हम एआई सबके लिए बनाएंगे, हम एआई सिर्फ विकसित देशों के लिए नहीं बनाएंगे। ये मुझे लगता है भारत की जो संगच्छध्वम संवदध्वम, जो साथ मिलके चलो और सबका विकास हो वाली जो हमारी इथॉस है, हमारी जो फिलॉसफी है, उसके नाते ये सब हो पाया है। और ये मेरे ख्याल से बहुत सराहनीय है कि हम इस चीज़ में भी नेतृत्व ले पाए हैं। तो मैं बहुत पॉजिटिव आशावादी फील करता हूँ। बिल्कुल। प्रोफेसर मनोज जी, किस तरह से आप देखते हैं कि जब हम डेमोक्रेटाइज एक तरीके से रिसोर्सेज की बात करते हैं, हम भारत एक देश के तौर पर सिर्फ डेटा ना बने, जिसका जिक्र अभी आपने भी किया, और कैसे टेक्निक फॉर या तकनीक जो है वो सभी के लिए सुलभ हो, उस दिशा में जो हम अभी मिशन को हम आगे बढ़ रहे हैं, आज जिसके लिए लगातार संकल्प किए जा रहे हैं, कंसेंसस जिस पे बनता नजर आ रहा है, वो कैसे तेजी से उतरेगा। उसमें एक चीज़ और जोड़ दूं कि आज हमने देखा कि इंडिया अब पैक्स सिलिका का एक हिस्सा बना है, तो ये भी हमारी तमाम एक तरीके से जो कम्प्रिहेंसिव अप्रोच है उसका एक मिशन के तरीके से कह सकते हैं। हम आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे हैं, हमारा धरातल मजबूती से दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, जैसा कहा गया इम्पैक्ट समिट में कि कंप्यूट में हमने काफ़ी बड़ा इन्वेस्ट किया है, उसी तरह से एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने हैं पिछले 2-2.5 साल में, जिसमें करीबन 1500 करोड़ हमने इन्वेस्ट किए हैं इंस्टीट्यूशंस में। जैसे मैंने पहले बोला था कि नंबर ऑफ कोहोर्ट्स इन 4 एरियाज, एजुकेशन, हेल्थ, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड एग्रीकल्चर, जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लीड करेंगे, अब उनको कंप्यूट मुहैया कराया जा रहा है जो इंडिया एआई मिशन के द्वारा। एंड इसके अलावा कई सारे अल्टरनेट मॉडल जो ट्रेनिंग के लिए लो पावर एंड ऑप्टिमम होंगे, जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक होंगे। तो हमारे लिए ये नई अपॉर्चुनिटी है कि वेयर एवर वी आर स्टार्टिंग वी कैन अचीव आवर टारगेट्स फॉर आवर ओन सॉल्यूशंस रादर देन डिपेंडेंट ऑन समथिंग विच इज बीइंग इंपोर्टेड एंड बीइंग यूज्ड सेंट्रलाइज्ड क्लाउड मॉडल्स। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड जितनी एक्सपो में स्टार्टअप्स थे, जितनी कंपनियों ने अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिए थे, उससे बहुत आशा बनती है कि हम बहुत ही जल्दी अपने अच्छे मॉडल और जो सही मॉडल हैं हमारी एप्लीकेशंस के लिए और हमारे इम्पैक्ट के लिए, उनको दिखा पाएंगे। जी प्रोफेसर मौसम, क्योंकि $250 बिलियन के निवेश को लेकर भी अभी समिट के दरमियान एक सहमति और घोषणाएं देखने को मिली, आपको लगता है कि जिस इकोसिस्टम को भारत तेजी से बना रहा है उसमें दुनिया की तमाम दिग्गज कंपनियों का आकर निवेश करने की बात करना, कोऑपरेशन करना, कोऑर्डिनेट करना और कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना, ये जो बदलाव है इसका स्केल और स्पीड आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बदलाव इसलिए है क्योंकि उनको ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा, आपको याद होगा 3 साल पहले सैम ऑल्टमैन आए थे और तब उन्होंने कहा था कि भारत को सोचना भी नहीं चाहिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने का। और आज वही सैम ऑल्टमैन आपके ही चैनल पे अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि भारत जो है वो तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और भारत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए है कि 2 बातें हैं। एक तो भारत ने करके दिखाया है कुछ हद तक ताकि लोगों का विश्वास बढ़ा है, और दूसरी बात ये है कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है इन सब जगहों के लिए। तो अगर वो भारत से वो कर लेंगे, नाता तोड़ लेंगे, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मेरा ख्याल है आज अगर सोचा जाए, देखिए चीन एक अलग अपनी दिशा में अपने स्तर पे ही काम कर रहा है। चीन के लोग चीन के मॉडल यूज़ करते हैं, चीन के मॉडल चीन में बनते हैं, वो एक उनका अपना इकोसिस्टम है। जी, हम बाकी विश्व के इकोसिस्टम का बेहतर हिस्सा है क्योंकि हम अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, सबके साथ मिलके भी चलते हैं। तो इसलिए सभी लोगों को भारत के साथ मिलके चलना पड़ेगा, उनके अपने फ़ायदे के लिए भी, और इससे भारत का भी फ़ायदा है क्योंकि इससे हम उन सब के जो बेहतर चीज़ें हैं वो उनसे सीख पाएंगे, उन्हें अपनी चीज़ें दिखा पाएंगे और हम दुनिया के साथ मिलके चल पाएंगे। बिल्कुल। एक छोटा सा फाइनल कमेंट प्रोफेसर मनोज जी, आज भारत भी दुनिया की ज़रूरत है, दुनिया को भारत की ज़रूरत है, और भारत का जो टैलेंट पूल है उसने अपने आप को प्रूव किया है। और अब जो नई इंडस्ट्री 5.0 की जो चर्चा लगातार चल रही है उसमें भारत और भारतीय एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। ये बहुत टाइमली अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए, क्योंकि जो
टिपिकली मैं रिपीट करूंगा, डिजिटल पब्लिक गुड एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एज अ कंट्री भारत में हमने जो करके दिखाया है वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं 20 बिलियन ट्रांजैक्शन पर मंथ, and Aadhaar and UPI are only two examples. There are multiple other networks which are now functional and fully rolled out across India, having diversity, having so much of data at our hand. So यदि हम इसको connect करेंगे हमारे as a market, then it becomes a perfect system to roll out at such a scale which is not otherwise possible at any other place. और AI में जिस तरह का यदि हम DPI बना पाएंगे, so this will become a role model to democratize this technology which is going to change our future as well. We are part of it. बिल्कुल, और शायद इसीलिए दुनिया भारत की इस डिजिटल जो सफ़र है, विकास यात्रा है, उसकी जो सफलता, उसकी मुरीद नज़र आती है। दुनिया के तमाम दिग्गज भी इस बात को स्वीकारते हैं कि भारत की यात्रा दुनिया से बहुत अलग है, बेहतर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, वक्त इतनी अनुमति दे रहा आपसे इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक उसके बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे, खबर दिखाएंगे आपको कि AI समिट में कांग्रेस की बड़ी साजिश थी, उस पर बीजेपी ने कैसे किया पलटवार। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। दुग्गल जी सबको लाख रुपए की एडवाइस देते हैं। देख भैया अंडा, लाख रुपए की एडवाइस दे रहा हूँ। होम इंश्योरेंस नहीं तो घर प्रवेश नहीं। वो आग लग जावे, चोरी हो जाए तो नुकसान इंश्योरेंस कवर करेगा ना यार। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। UPI कहता है, अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दिल्ली में चल रही AI इम्पैक्ट समिट की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, तो तमाम वैश्विक नेताओं ने PM मोदी की नीतियों की जमकर सराहना की है। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी के घर बनाई गई साजिश बताया और कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को इस शर्मनाक कृत्य के लिए 140 करोड़ भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए।
इस बीच कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित जिस इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, उसी जगह को कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बेतुकी हरकत ने शर्मसार कर दिया है। भारत का मौजूदा नेतृत्व जहां एआई और डिजिटल क्रांति की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है, वहीं कांग्रेस ने भारत की छवि खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में टॉपलेस होकर विरोध प्रदर्शन किया, भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। ऐसा करने वाले कृष्णा हरि इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, कुंदन यादव बिहार प्रदेश सचिव हैं, अजय कुमार उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और नरसिम्हा यादव राष्ट्रीय समन्वयक हैं। इन कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, फिर अंदर जाकर टॉपलेस प्रदर्शन किया। कांग्रेस की इस हरकत पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया। बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस नेताओं की इस हरकत के लिए गद्दार करार दिया। देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है। जहां देश आगे बढ़ेगा, जहां देश में खुशियों की रंग छाएगी, वहां वो भंग जरूर डालेंगे। ये गद्दार है, ब्रेनलेस, शेमलेस। टुडे दे वेंट टॉपलेस। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस खुद ही राष्ट्रीय शर्म का कारण बन रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर कहा, जब पूरी दुनिया नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत को एआई इम्पैक्ट समिट होस्ट करते हुए देख रही थी और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारी बढ़ती ग्लोबल लीडरशिप देख रही थी, तब कांग्रेस पार्टी ने देश का सम्मान बढ़ाने के बजाय इवेंट में रुकावट डालने का रास्ता चुना। जिस शर्मनाक तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गलत व्यवहार करके इवेंट में हंगामा किया, वह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इमेज खराब करने की भी कोशिश है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में सिर्फ अपनी शर्ट नहीं उतारी, बल्कि उन्होंने यह भी दिखाया कि कांग्रेस कैसे भारत विरोधी है। कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ गया है और वो चेहरा है एआई, मतलब अगेंस्ट इंडिया। भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये देशद्रोह है। इस पूरे मामले पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नौजवानों से बात की, जो बेहद आक्रोशित नजर आए। क्या सोचते हो दोस्त? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए कभी भी कि भाई एआई समिट चल रही है एंड हल्ला गुल्ला करेंगे तो वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा एंड बहुत सारी रुकावटें भी होती है। बराबर है ना, तो ये नहीं होना। क्या सोचते हो? सर, इतने सारे इंटरनेशनल गेस्ट हैं, हमारे कंट्री का रेपुटेशन इज एट स्टेक। हमको सबको सेलिब्रेट करना है। हल्ला गुल्ला हम सेलिब्रेशन के हिसाब से करेंगे तो और अच्छा है, और दैट शुड बी द इंटेंशन। पॉजिटिव वाइब फैलाना चाहिए। I request all the politicians, this is a pride, it's not for the politics, because everyone, look, you are finding one or two maybe negative, but many things are there for celebrating. अच्छी चीजें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्टेट से लोग यहाँ पर आए, भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है। एयरपोर्ट्स आप देखिए, बहुत सारी चीजें है। एयरपोर्ट्स पे भी लोग बात कर रहे हैं एआई समिट। सो दैट इज समथिंग प्रीटी गुड हैपनिंग इन इंडिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने क्यूआर कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन किया, फिर ये लोग अंदर आए। दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है, अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम इनमें अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ले रहे हैं और जो कुछ लोगों को इनमें से डिटेन किया है और बाकी की भी पहचान कर रहे हैं। एआई समिट की दुनिया भर में सराहना हो रही है। इमैनुअल मैक्रो से लेकर एंटोनियो गुटेरेस तक और टेक कंपनियों के दिग्गजों में सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। वहां इस तरह की हरकत कर कांग्रेस ने देश के मान सम्मान से खिलवाड़ किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि असम में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान
ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। UPI कहता है, अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। दुग्गल जी सबको लाख रुपए की एडवाइस देते हैं। देख भैया अंडा, लाख रुपए की एडवाइस दे रहा हूँ। होम इंश्योरेंस नहीं तो घर प्रवेश नहीं। वो आग लग जावे, चोरी हो जाए तो नुकसान इंश्योरेंस कवर करेगा ना यार। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गृह मंत्री अमित शाह आज असम और त्रिपुरा के दौरे पर रहे। असम में अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की तो राज्य को विकास सौगातें दी। अमित शाह ने कांग्रेस को असम में घुसपैठ के लिए जिम्मेदार ठहराया तो अगले 5 साल में असम को बाढ़ मुक्त करने की बात भी कही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में पूर्वी, उत्तर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय अधिकारी भाषा सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने असम दौरे पर कछार जिले में सीमावर्ती बुनियादी ढांचे और आजीविका पर केंद्रित वाइब्रेंट विलेज 2 की शुरुआत की। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में असम की सीमांत जिलों के हर गांव में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। अगले 5 साल में सरकार असम को बाढ़ मुक्त बनाएगी और ब्रह्मपुत्रा का पानी अब किसानों के खेतों तक पहुंचेगा। साथ ही अमित शाह ने कहा कि असम की सरकार ने घुसपैठ को रोकने का काम किया है और सरकार कांग्रेस के शासन में घुसे एक-एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करेगी। अगले 5 साल में हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करने वाले हैं। बाढ़ मुक्त। ब्रह्मपुत्र का पानी जो विनाश विखेरता है, उसकी जगह ब्रह्मपुत्र का पानी हमारे किसानों के खेत में जाएगा। आसाम में घुसपैठिए आसामियों के अधिकारों को छीन रहे थे। एक कांग्रेस की सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ा था। घुसपैठिए आसाम में घुसते गए। आसाम के युवा की रोजगारी, गरीब का अनाज और गांव की भूमि छीनकर यहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास चला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नाथनपुर बॉर्डर आउटपोस्ट का निरीक्षण किया और वहां बरगद का पौधा भी लगाया। इसके बाद अमित शाह त्रिपुरा पहुंचे, जहां हपानिया स्थित अंतर्राष्ट्रीय इंडोर प्रदर्शनी केंद्र में पूर्वी, उत्तर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्रीय आधिकारिक भाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और इस वक्त की एक बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, वो खबर से आपको रूबरू कराते हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले को बताया है गैर कानूनी। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और ये अमेरिका के जो ट्रंप की जो नीति थी टैरिफ को लेकर, उसके लिए एक बड़े झटके के तौर पे है। आपातकालीन अधिकारों से लगाए गए टैरिफ पर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। इमरजेंसी पावर से टैरिफ लगाना अवैध था, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाया था। इस वक्त अमेरिका से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी इमरजेंसी सर्विसेज का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करके तमाम देशों पर टैरिफ लगाने का जो फैसला किया था उसको अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया है। ऐसे में इस वक्त की ये बड़ी खबर, हमारे सहयोगी संवाददाता चंद्रशेखर जोशी इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रशेखर, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बाध्यकारी है? राष्ट्रपति ट्रंप को ये मानना पड़ेगा? देखिए, फिलहाल तो बिल्कुल ये फैसला बाध्यकारी है और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये यूएस सुप्रीम कोर्ट की ओर से। 6-3 की रूलिंग से यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दिया है। कंजर्वेटिव चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स, उनकी ओर से ये फैसले की घोषणा की गई है, जिसमें कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी टैरिफ लगा रहे हैं 1977 का जो अमेरिकी कानून है, जिसमें नेशनल इमरजेंसी और दूसरे मामलों को संज्ञान में लेकर के इस तरह के टैरिफ वो लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। उसमें ये भी कहा गया है कि अगर अमेरिका को किसी देश पर कोई टैरिफ लगाना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं है, यूएस कांग्रेस को उसकी पावर है। तो इस लिहाज से एक बहुत बड़ा झटका इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये देखा जा रहा है, क्योंकि हाल के समय में हमने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ को एक बड़े हथियार के रूप में उपयोग किया है, चाहे वो दुनिया में कहीं युद्ध रुकवाने की बात करते हों या उसके अलावा किसी देश पर दबाव डालने की बात करते हों, उन्होंने टैरिफ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। और दूसरा, घरेलू राजनीति की भी अगर बात करें तो वो लगातार अमेरिका में ये कहते रहे हैं कि किस तरह से टैरिफ लगाकर उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन इस वक्त एक बड़ा झटका यूएस सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रेसिडेंट ट्रंप को ये लगा है। बिल्कुल चंद्रशेखर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को थोड़ा सा आप अगर और आसान भाषा में अपने दर्शकों के लिए समझाने की बात करें तो बीते समय में जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत सहित दुनिया के तमाम देशों पर जो टैरिफ लगाए थे सामान की आवाजाही को लेकर, उस पूरे फैसले को अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने एक तरीके से पूरी तरह अवैध माना है। अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप अपने संवैधानिक अधिकारों की दुहाई देकर इसका बचाव करते रहे, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं एक तरीके से बाध्यकारी है। तो क्या एक प्रकार से ये फैसला अब रिवर्स होगा? जो टैरिफ अभी तक लगाए गए हैं, संभावना बनती है? देखिए, ये बिल्कुल फैसला बाध्यकारी है। हालांकि एक मौका मिलेगा प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का, लेकिन इस वक्त पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला आया है, इससे पहले भी जो लोअर कोर्ट्स थी विभिन्न राज्यों में, उनकी ओर से इस तरह का फैसला आया था। ये जो टैरिफ विभिन्न देशों पर प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से लगाया गया था, उसके बाद कई अमेरिका के बिजनेस हाउसेज और अमेरिका में वो राज्य जहां पर रिपब्लिकन सरकारें नहीं हैं, डेमोक्रेट सरकारें हैं, उन राज्यों की ओर से अदालतों में ये अपीलें दायर की गई थी। और विभिन्न राज्यों में, कई राज्यों में जो लोअर कोर्ट हैं, उन्होंने ट्रंप के इस टैरिफ के खिलाफ अपना फैसला दिया था और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया था। और सुप्रीम कोर्ट में अब ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए जो ट्रंप के टैरिफ का फैसला है उसको एक तरह से अवैध बताया गया है। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो कहते रहे हैं कि 1977 का एक कानून है अमेरिका में, जिसमें नेशनल इमरजेंसी और दूसरे कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रेसिडेंट को पावर नहीं है कि वो किसी देश पर इस तरह से टैरिफ लगा सकते हैं। यूएस कांग्रेस को ही सिर्फ पावर है कि वो किसी देश पर टैरिफ लगा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा झटका प्रेसिडेंट ट्रंप को यहाँ पर मिला है। और साथ ही साथ पिछले कुछ समय में जो टैरिफ लगाए गए हैं विभिन्न देशों पर, उससे जो इनकम वहाँ पर हुई है उसको लेकर भी अब एक तरह का संशय बरकरार हो गया है, क्योंकि ये अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो पिछले कुछ महीनों में जो टैरिफ वसूला गया है उस टैरिफ का क्या होगा? क्या वो टैरिफ वापस करना पड़ेगा? कई सारे सवाल अब यहाँ पर शुरू हो गए हैं और अभी देखना पड़ेगा कि क्या कुछ प्रतिक्रिया जो प्रेसिडेंट की टीम है या व्हाइट हाउस की तरफ से आती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। जी चंद्रशेखर, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि जो राज्यों के जो कोर्ट से वहाँ से भी इसके खिलाफ पहले फैसले आए हैं,
अमेरिका में खुद राष्ट्रपति ट्रंप के इन टैरिफ के फैसलों को लेकर तरीके से कई बार वॉइसेस उठती रही हैं, लगातार बातें होती रही। अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का फैसला 6-3 के बहुमत से, टोटल 9 जजेस के बीच में 6 ने इस फैसले को गलत माना है, एक तरीके से अवैध माना है, और 3 ने एक प्रकार से समर्थन किया है। क्या अभी वहां का जो संविधान है उसमें राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कोई गुंजाइशें बाकी हैं कि वो अपने फैसले को लेकर आगे कुछ कदम बढ़ा सकते हैं, या फिर दुनिया के लिए एक प्रकार से एक उम्मीद बनती हुई दिखाई पड़ रही है, अगर पॉलिटिकली इस बात को समझा जाए तो? देखिए, जब पहले इस तरह के फैसले आए थे उस वक्त पर प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से कहा गया था कि अगर इस तरह का कोई फैसला आता है तो प्लान बी क्या होगा वो उन्होंने तैयार किया हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह का प्लान अब वहाँ पर प्रेसिडेंट की टीम की ओर से सामने आता है। अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्हाइट हाउस की ओर से या प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, लेकिन एक बड़ा झटका इसको कहा जा सकता है। हालांकि ये लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप कहते रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला टैरिफ के खिलाफ जाता है तो वो इसके विकल्प तलाशेंगे, और विकल्प अमेरिका के संविधान के अंदर में क्या विकल्प होंगे ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये लगता है कि कहीं न कहीं एक मौका ज़रूर होगा सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का ट्रंप और उनकी टीम को। लेकिन टैरिफ को लेकर हम कहें तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को पावर नहीं है कि वो दूसरे देशों पर इस तरह से टैरिफ लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यूएस कांग्रेस को पावर है। तो एक बहुत बड़ा झटका इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को बिल्कुल एक बड़े फैसले के क्या और परिणाम होंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बातें अब आगे बढ़ती। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। तो इस खबर के साथ न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज़ नाइट के प्रायोजक